नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम अरस्तू के कानून संबंधी जो विचार हैं उसको समझेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा-सा हम अरस्तू की जो बेसिक बातें हैं वो समझ लेते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से बन सके, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो अरस्तू हैं वो ये कहते हैं कि मानव जीवन का जो उद्देश्य है, वो होता है उत्तम जीवन जीना। एक बेहतर जीवन जीना प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य होता है। लेकिन उत्तम जीवन जीने का मतलब क्या होता है? तो वो कहते हैं इसका मतलब सद्गुणी जीवन से है। यानी कि सद्गुणी जीवन हम जिएँगे तो हमारा उत्तम जीवन होगा। और सद्गुण कैसे आता है? तो वो कहते हैं सद्गुण जो होता है वो एक तो अस्थायी मानसिक अवस्था है जो वासना और भावना के नियंत्रण से उत्पन्न होता है। अगर हम अपने वासना भावना को नियंत्रित करते रहें तो एक हमारा अस्थायी मानसिक अवस्था बिल्ड होगा जिससे हमारा जीवन एक उत्तम होगा और हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होंगी, ऐसी बात वो कहते हैं। तो अगर हमारे मतलब कि भाई अगर हम अपने वासना को भावना को नियंत्रण करेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा? संतुलन आएगा और इसी संतुलित जीवन से क्या होगा? आनंद की प्राप्ति होगी। और क्योंकि जीवन का लक्ष्य क्या होता है? उत्तम जीवन जीना या फिर आनंद की प्राप्ति करना, ठीक है? यही तो वो भाई आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आप कल को कोई ब्यूरोक्रेट बनेंगे, आप पॉलिटिकल लीडर बनेंगे, आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनेंगे, तो उससे आपको क्या मिलेगा? आनंद ही तो मिलेगा। और आनंद का बेसिक सा मतलब क्या है? कि आपका शारीरिक, मानसिक और जो आध्यात्मिक सुख है, इन दोनों का या फिर सॉरी इन तीनों का जो योग होता है, वो क्या होता है? आनंद होता है। तो हम यही तो चाहते हैं कि हमारी शारीरिक जो समृद्धि है, शारीरिक मतलब यहाँ भौतिक से है, तो हमारी भौतिक जो समृद्धि है वो बनी रहे और हमारा मानसिक जो अवस्था है वो बेहतर रहे। हमें किसी भी प्रकार की चिंता, समस्या और जो गंदे विचार ये सब ना आएँ और हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ़ है वो भी बेहतर हो। और जब ये तीनों का योग होगा तो क्या होगा? हमें आनंद मिलेगा क्योंकि जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही है आनंद की प्राप्ति। ऐसी बात अरस्तू अपनी एथिकल फ़िलॉसफ़ी में बताते हैं, ठीक है? तो अब प्रश्न आता है कि ये जो आनंद की प्राप्ति है या फिर उत्तम जीवन जीना है, ये मिलेगा कहाँ? तो ये बताते हैं कि ये उत्तम जीवन हमें राज्य में मिलेगा। फिर एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि भाई राज्य में ही क्यों मिलेगा? कहीं और क्यों नहीं मिलेगा? राज्य में ही ऐसा क्या है जो राज्य में ही मिलेगा? तो वो कहते हैं क्योंकि राज्य का जो उद्देश्य होता है, वो सद्गुणी जीवन का विकास करना ही होता है। भाई राज्य राज्य क्या है? वो कहते हैं राज्य एक नैतिक संस्था है, मोरल इंस्टीट्यूशन है जो जो व्यक्ति के सद्गुण को या फिर नैतिकता को डेवलप करता है और उसके एक बेहतर जीवन के लिए, संतुलित जीवन के लिए बना रहता है। राज्य का पर्पज़ यही है, ठीक है? तो अब प्रश्न आता है कि भाई ठीक है, राज्य अगर हमें उत्तम जीवन देगा, तो फिर वो कैसे देगा? ये काम वो कैसे करेगा? तो वो अरस्तू बताते हैं कि ये काम वो करेगा कानून के शासन के माध्यम से, यानी कि रूल ऑफ लॉ के माध्यम से करेगा। तो रूल ऑफ लॉ के माध्यम से वो करेगा। अब यहाँ से रूल ऑफ लॉ की बात हम लोग प्रॉपर व्यू में अच्छे से देखते हैं, ठीक है? तो वो ये कहते हैं क्योंकि जब कानून होगा राज्य में तो वो क्या करेगा? एक तो शांति व्यवस्था बनाएगा। भाई किसी भी प्रकार की अशांति फैल रही है, अपराध बढ़ रहा है, अन्याय होगा और व्यक्ति व समाज में अनुशासन की अवहेलना होगी, तो ये सब कौन बनाएगा? ये कानून के माध्यम से होगा। यानी कि अगर भाई कोई अगर अशांति फैलाएगा, अपराध करेगा, तो कानून के द्वारा उसे दंड दिया जाएगा, ठीक है? तो कानून क्या करेगा? समाज में या राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखेगा, अपराध और अन्याय को रोकेगा और व्यक्ति व समाज में एक डिसिप्लिन बना के रखेगा, जिससे प्रत्येक व्यक्ति क्या कर पाएगा? बेहतर जीवन जी पाएगा, संतुलित जीवन जी पाएगा क्योंकि जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या है? आनंद की प्राप्ति या संतुलित जीवन जीना, ऐसी बात वो कहते हैं। तो ये कानून के माध्यम से होगा। तो प्रश्न आता है कानून के द्वारा ही क्यों? क्योंकि इसके पहले जो प्लेटो थे, वो तो कहते थे कि भाई कानून तो अज्ञानता का पर्याय है। कानून अज्ञानियों का पर्याय है। वो कहते थे कि एक फिलोसोफर किंग होगा, आइडियल स्टेट होगा जिसमें प्रत्येक मनुष्य को एक बेहतर जीवन मिल सकेगा। ऐसी बात अरस्तू के गुरु प्लेटो करते थे। लेकिन अरस्तू ने
कानून को क्यों चुना? वो तर्क देते हैं कि क्योंकि कानून अंतिम प्रामाणिक या प्रामाणिक सत्ता हैं, ठीक है? जो अव्यक्तिगत होने के कारण अधिक न्यायपूर्ण होते हैं। अब इसको समझते हैं कि ये बात क्या है या फिर अंतिम प्रामाणिक सत्ता कैसे है, ठीक है? और अव्यक्तिगत कैसे है? अव्यक्तिगत का सेंस क्या होता है कि उसमें किसी व्यक्ति का हित हावी ना हो, बल्कि वो तटस्थ हो, सबसे न्यूट्रल हो, वो होता है अव्यक्तिगत, ठीक है? और अंतिम प्रामाणिक सत्ता वो बताते हैं, वो ये बताते हैं क्योंकि जो अंतिम प्रामाणिक सत्ता है इसलिए ये है क्योंकि कानून क्या है? वासना से रहित विवेक है। अब यहाँ वो बात करते हैं, प्लेटो ने क्या कहा था? प्लेटो ने ये कहा था कि एक फिलोसोफर किंग होगा जिसको विचारों का ज्ञान होगा, ठीक है? उसको विचारों का ज्ञान होगा, सत्य का ज्ञान होगा, और वही फिर राज्य में क्या होगा, क्या करेगा? रूल करेगा। आप ऐसे सपोज करिए कि अगर जो संविधान हमारा है उसमें जो कानून लिखे गए हैं, अगर उसे हटा दिया जाए और एक ऐसा व्यक्ति हो जिसे इस तरह के संविधान की पूर्ण रूप से जानकारी हो और अपने ही देश के नहीं, दुनिया के सभी संविधानों का उसे ज्ञान हो और उसके उसका विवेक एकदम अच्छे से विस्तार हो, तो क्या आप चाहेंगे कि वो रूल करे? मुझे लगता है आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो रूल करे। क्यों आप नहीं चाहेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि वो व्यक्ति है और व्यक्ति में वासनाएँ हो सकती हैं। वो हर समय एक ही स्थिति में नहीं रह सकता। इसी बात को प्लेटो शायद नहीं समझ पाए थे। यही बात अरस्तू कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। आप कहते हैं फिलोसोफर किंग होगा, लेकिन वो हर समय एक बेहतर कैसे रह सकता है यार? उसके अंदर भी तो वासनाएँ होती हैं। हर समय कोई व्यक्ति कैसे कंट्रोल कर सकता है? नहीं हो सकता। वो क्रोध करेगा, खुश में आकर किसी को ज़्यादा किसी की पक्ष लेगा ज़्यादा, तो वो ये तो अन्याय हो जाएगा ना फिर समाज में, तो फिर व्यवस्थाएँ कैसे बनेगी? इसलिए अरस्तू कहते हैं कि जो विधि है वो अ, वासना से रहित विवेक है, ठीक है? विवेक ही है वो भी, लेकिन उसमें वासना नहीं होगी। अगर एक व्यक्ति रूल करेगा तो उसमें वासना आ सकती है, लेकिन कानून में वासना नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो वासना रहित विवेक है। और इसको ऐसे समझिए कि जैसे ये बताते हैं कि जो विवेक है इसमें से अगर वासना हम घटा दें तो वो कानून या विधि बन जाएगा, ठीक है? अर्थात अगर संविधान में कुछ कानून लिखा है तो उसमें वासना थोड़ी है, उसमें वासना नहीं है। वो क्या है? न्यूट्रल है, वो सबके लिए समान है, उसमें किसी व्यक्ति का हित नहीं हावी है, ठीक है? तो उसमें वासना नहीं है, उसमें ना क्रोध है, ना ही किसी के लिए ज़्यादा भलाई की बात है, ना ही किसी के लिए बुराई बात है, सबके लिए समान है। इसलिए जो कानून है वो वासना से रहित विवेक है, ठीक है? ऐसी बात अरस्तू करते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि ठीक है, जो कानून है वो वासना से रहित विवेक है, तो इसे बनाएगा कौन? तो अरस्तू कहते हैं कि इसे संवैधानिक शासक बनाएगा, ठीक है? अब संवैधानिक शासक कैसे बनाएगा? क्या वह अपने ही विवेक से बनाएगा? भाई अगर वो कोई रूलर है, अगर वो कानून बनाएगा तो वो अपने विवेक से बनाएगा। अरस्तू कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। वो कानून अपने ही विवेक से नहीं बनाएगा, उसका ही कानून सॉरी उसका ही जो विवेक है वो महत्वपूर्ण नहीं है। उस व्यक्ति के विवेक से महत्वपूर्ण होता है किसी भी समुदाय का विवेक, एक समाज का विवेक, ठीक है? तो वो अगर लॉ फॉर्मेशन करेगा तो वो अपने विवेक से नहीं करेगा बल्कि समाज के विवेक के अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है? ऐसी बात करते हैं। तो अब प्रश्न आता है कि भाई क्योंकि एक अच्छे राज्य में यहाँ आप देख लीजिए वो कहता है कि जो एक व्यक्ति का विवेक है वो समुदाय के विवेक से कम महत्वपूर्ण है, समुदाय के विवेक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक राज्य में जो रूलर होता है, जो विधायक होता है, वो उस समुदाय के प्रथा और परंपरा से अलग नहीं होता। भाई आप एक समुदाय में रूल कर रहे हैं तो आप वहाँ के जो कल्चर है, जो कस्टम्स है, उससे आप अलग थोड़ी हो सकते हैं। अगर आप मनमानीपन का व्यवहार कर रहे हैं तो वो फिर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा फिर, और रूल ऑफ लॉ में तो ऐसा होगा नहीं। वो लोगों के अनुसार आपको कानून बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए वो कहता है। और क्योंकि जब वो ये कहता है कि भाई एक व्यक्ति के विवेक से ज़्यादा महत्वपूर्ण समुदाय का विवेक होता है, तो समुदाय का विवेक क्या है?
तो वो कहता है समुदाय का विवेक परंपरा प्रथा में विद्यमान होती है। इसलिए अगर कोई रूलर होगा, जो विधायक होगा, अगर कानून बनाएगा तो वो उस समुदाय की जो प्रथा है, परंपरा है, उनको ध्यान में रख कर बनाएगा। सबके लिए समान बनाएगा, किसी के लिए पक्षपात नहीं करेगा। ऐसी बात अरस्तू करते हैं। दूसरी बात ये है कि उस व्यक्ति को, जो शासक होगा, ठीक है, उसे कानून की संप्रभुता के अंतर्गत रहना अनिवार्य है। क्या ठीक है? क्योंकि उसके बिना वह मनमानी कर सकता है। भाई अगर कानून के अंतर्गत वह नहीं रहेगा, आप ये सोचिए जो आज रूल कर रहे हैं देश में, अगर उन पर जो है कानून की सॉवरेनिटी ना हो, तो क्या वो उस तरह रहेंगे जैसे आज हैं? वो मनमानीपन का व्यवहार भी तो कर सकते हैं, वो स्वेच्छाचारी निरंकुश भी तो हो सकते हैं। इसलिए कहता है अरस्तू कि उस पर कानून की संप्रभुता होगी। ठीक है? अब थोड़ा हम लास्ट ये थोड़ा है इसको हम समझ लेते हैं, फिर हमारा ये समाप्त हुआ। ठीक है? तो संवैधानिक शासन या फिर विधि के शासन का मतलब क्या है? तो इस पर अरस्तू बात करते हैं कि इसका मतलब है कि व्यक्ति के बजाय विधि का शासन होगा, यानी कि रूल ऑफ लॉ होगा। और जब रूल ऑफ लॉ होगा तो किसी व्यक्ति का शासन नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति के शासन में निरंकुशता का बोलबाला हो सकता है, वो स्वेच्छाचारी हो सकता है। जैसे प्लेटो बात करते हैं फिलोसफर किंग की, तो जरूरी थोड़ी है कि वो अच्छा ही रहे, भला से भला व्यक्ति भी तो भ्रष्ट हो सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति का शासन होगा तो वो तो अपने मनमानीपन के व्यवहार कर सकता है। इसलिए रूल ऑफ लॉ होगा, रूल ऑफ लॉ होगा तो वो मनमानीपन नहीं होगा, और प्रत्येक मनुष्य को न्यायपूर्ण जीवन मिल सकेगा। और जब न्यायपूर्ण जीवन होगा तो हर एक व्यक्ति एक उत्तम जीवन जी सकेगा, क्योंकि मनुष्य का लक्ष्य ही क्या है? आनंद की प्राप्ति या उत्तम जीवन जीना। ऐसी बात वो करते हैं। दूसरी बात वो ये करते हैं कि इसमें समुदाय की भलाई पर विचार होगा, न कि किसी व्यक्ति विशेष की भलाई का विचार होगा इसमें। भाई एक व्यक्ति का शासन होता है तो वो अपने ही भलाई की बात करता है, या फिर जो उसकी बात मानता है उसके अनुसार वो भलाई की बात करता है। लेकिन जब रूल ऑफ लॉ होगा तो पूरी समुदाय की भलाई पर विचार होगा, उसमें किसी व्यक्ति विशेष की भलाई का विचार नहीं होगा। और तीसरी बात वो करता है कि प्रजा दबाव से नहीं बल्कि इच्छा से शासित होगी। ठीक है? अरे भाई एक व्यक्ति का शासन होता है तो वो ज़बरदस्ती शासन करता है। ठीक है? प्रेशराइज़ करके शासन करता है। लेकिन अगर रूल ऑफ लॉ होता है तो उसमें जो पब्लिक होती है उसका कंसेंट होता है, सहमति होती है। सहमति से शासन होता है, और इसलिए जब सहमति से शासन होगा, शासक जनता की बात मानेगा, और जनता रूल ऑफ लॉ की बात मानेगा, और जो रूलर है उसकी बात मानेगा। तो एक संतुलित राज्य रहेगा, समाज रहेगा, और उस संतुलित राज्य समाज में एक संतुलित जीवन मिल सकेगा। और संतुलित जीवन से हमें क्या होगा? उत्तम जीवन मिलेगा, और उत्तम जीवन ही हमारा लक्ष्य है। ऐसी बात अरस्तू करते हैं। ठीक है? तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। तो इसमें कई सारे शब्द आए जैसे संप्रभुता, तो संप्रभुता पर एक अलग से हमारा लेक्चर है, उस पर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है? हम संवैधानिक शासन की बात कर लेंगे अलग से भी, क्योंकि वो कई सारे संविधान का कंपेयर करते हैं अरस्तू। फिर जो है एक मिश्रित संविधान की व्यवस्था की बात वो करते हैं, जिसमें ओलिगार्की और डेमोक्रेसी को मिक्स करते हैं। ठीक है? तो हम उसकी बात आगे कर लेंगे। फिर एक शब्द इसमें राज्य भी आएगा, या फिर अरस्तू के जितने भी और भी विचार हैं हम आगे वाले वीडियोज़ में देख लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, देखते रहिए। शुक्रिया।